चलिए लेसन 4 को समझिएगा। जनजाति, दिक्कू एवं एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इसको समझने से पहले एक विशेष सूचना, इस बार जो 68 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें जो जीएस फर्स्ट था उसमें एक क्वेश्चन था बिरसा मुंडा आंदोलन है। और ये बिरसा मुंडा आंदोलन आपको विश्वास नहीं होगा कि इसी चैप्टर से था, लेसन 4 से ही था, क्लास 8 का हिस्ट्री से। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब सारा एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है और सारा का सारा क्वेश्चन अब सीधा साधा एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोगों को एनसीईआरटी को थोड़ा सा महत्व देना है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो आपको इस चैप्टर में सबसे पहले जनजाति के बारे में पढ़ना है कि जनजाति कौन थे, ओवरऑल थोड़ा सा जानकारी लेना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि औपनिवेशिक काल में जनजाति का क्या स्थिति था और औपनिवेशिक काल के बाद जनजाति का क्या स्थिति हो गया। उसके बाद बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ना है, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जनजाति लिख करके डैश दीजिए। तो कौन होते थे ये जनजातियाँ? तो जो जनजाति होते थे वो उनका स्वयं का रीति रिवाज होता था और ये ब्राह्मणों द्वारा जो स्थापित रीति रिवाज था उसको मानता नहीं था। हम क्या बोले, ध्यान से समझिएगा। जनजाति वे समुदाय होते थे जिनका स्वयं का रीति रिवाज होता था और ये ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाज को मानता नहीं था। बात समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक काल में निवेशिक काल में जनजाति जो है वो किस तरह रहते थे, जनजाति किस तरह रहते थे। तो देखिए, कुछ जनजाति झूम का खेती करता था। अब ये झूम का खेती है, ये तो आप लोग को पता होगा। कुछ जनजाति झूम का खेती करते थे। तो कुछ जनजाति शिकार एवं संग्राहक थे। तो वहीं कुछ जनजाति जानवर पालते थे। तो वहीं पे कुछ ऐसे भी जनजाति थे जो एक स्थान पे रहकर कृषि करते थे। अब एक एक करके आप सबको समझिएगा। हमने आपको क्या बताया कि औपनिवेशिक काल में जो जनजाति का रहने का तरीका था वो भिन्न भिन्न प्रकार का था। कुछ जनजाति खेती करता था, वो भी झूम का खेती। तो कुछ जनजाति शिकार करता था, संग्राहक होता था, खाद्य संग्राहक। कुछ जानवर को पालता था। तो कुछ स्थान पे, एक स्थान पे कुछ जनजाति क्या करता था, कृषि करता था। तो झूम का खेती क्या है? तो ये तो भली बात ही आप जानते हैं कि पेड़ को काट दिया जाता था, ऊपर का, पहले पेड़ का ऊपर का हिस्सा काटा जाता था। जब ऊपर का हिस्सा काटता था पेड़ का तो उससे क्या होगा, ये वाला पाग काट के हटा दिया, इसको जब काट के हटाया तो यहाँ पे धूप आना स्टार्ट हो जाएगा। धूप आना स्टार्ट हुआ तो इसको फिर जला करके राख जो बनता था फिर इस प्रकार से मिट्टी में मिला करके यहाँ पे खेती स्टार्ट कर दिया जाता था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, झूम का खेती। बात समझ में आया? झूम का खेती जो किया जाता था वो याद रखिएगा आप लोग, नागा जनजाति और भील जनजाति के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता था। दो जनजाति का आपको नाम याद रखना है, विशेष करके नागा और भील जनजाति। ये दोनों जो है वो झूम का खेती बहुत ज़्यादा इन लोगों में प्रचलित था। झूम का खेती क्या है समझ में आया? पेड़ को ऊपर से काट दिया। अब जैसे ऊपर से काटेगा तो नीचे धूप आना स्टार्ट हो जाएगा। अब नीचे धूप आएगा तो फिर जो ऊपर का कचरा सब गिरा होगा, पेड़ का जो पत्ता सब गिरा होगा, उसको जला करके राख बन गया। और राख बनने के बाद उसको मिट्टी में मिला देता था, उसी के ऊपर में खेती करता था। इसी को क्या बोला जाता था, झूम का खेती। और कौन करता था ये लोग? तो भील और नागा लोग। बात समझे? ये जनजाति का नाम हुआ भील, नागा। पूछेगा एग्जाम में, बताइए झूम का खेती किस जनजातीय समूह में प्रसिद्ध था? ऑप्शन में नागा रहेगा तो नागा मारना है, भील रहेगा तो भील मारना है। बात समझ में आया?
इसके बाद है शिकार एवं संग्राहक। तो कुछ वैसे भी जनजाति थे जो शिकार करते थे और संग्राहक करते थे। शिकार मतलब समझ में आता है ना, जानवरों में जंगल में जाकर के जानवरों का ये शिकार करता था। जैसे खोंड जनजाति हो गया, उसके बाद डगारिया हो गया, डोगारिया हो गया। ये सब जो जनजाति है वो आपका कौन सा कृषि करता था, तो शिकार करता था, जानवर को मारता था। और एक विशेष बात ये है कि यही लोग के ऊपर में निर्भर रहता था कौन, तो स्थानीय जो बुनकर रहता था, स्थानीय बुनकर और जो चमड़ा का उत्पादक रहता था, वो सब किस पे निर्भर रहता था, तो इन्हीं लोगों के ऊपर में निर्भर रहता था। क्योंकि स्थानीय बुनकर को, चमड़ा उत्पादक को चमड़ा चाहिए। अब चमड़ा वो खुद जानवर को तो मारने जाएगा नहीं, तो मारता था, ये लोग शिकार करता था, उसको खाता था। चमड़ा तो नहीं है ना खाता है, आप लोग भी देखते होंगे जब पाठा खाते होंगे तो उसका चमड़ा काट के तो हटा दिया जाता है ना, कि वो खा लेते हैं तो उसको काट के हटा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये लोग जब खाद्य संग्रह करता था तो चमड़ा जो बच जाता था वो कौन लेता था, तो यही लोग ले लेता था। बात समझ में आया। कुछ जानवर पालता था, जैसे वन गुज्जर, लवाड़िया, ये सब जनजाति का नाम है। बेगा, फिर एक कश्मीर का था बकरवाल। तो ये सब जो जनजाति था वो क्या पालता था, तो गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब जानवरों को ये सब पालता था। अब आपका यहाँ पे जो काम होगा वो ये होगा कि जितना जनजाति का हम यहाँ पे नाम लिखे हैं सबको आप कम से कम 20-25 बार पढ़िएगा, तब उसका नाम याद होगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। और अब आप लोग को पर डे क्वेश्चन मिलेगा कि ये क्वेश्चन आप करके लाइए। जैसे आज का क्वेश्चन हम पहले ये आपको बता देते हैं। ऐसे आप लोग खाली आते हैं, कथा सुनते हैं, घर में गए कॉपी बंद, कोई ठिकाना फिकाना नहीं, तो कोई पैदा थोड़े है। आज का आपको क्वेश्चन मिलेगा कि औपनिवेशिक भारत में जनजाति किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जब ब्रिटिश काल यानी कि जब कंपनी का सत्ता भारत में अच्छा से स्थापित हो गया तो उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, ये पहला क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, हाँ क्वेश्चन बढ़ के रहता है, आप अगर कमीशन लेवल का एग्ज़ाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन आपको वहाँ 4 लाइन 5 लाइन का मिलेगा, तो क्वेश्चन तो बड़ा रहेगा ही। और दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कि बिरसा मुंडा आंदोलन के कारण और उसका परिणाम का वर्णन करें। 2 क्वेश्चन हम आपको अभी दे दिए, अभी जितना ख़त्म हो जाए तो बात की बात है। बात समझ में आया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एक और देखिए बचा हुआ है, एक स्थान पर कृषि करता था। तो ये जो है वो मुख्यतः संथाल, बताइए कहाँ का है ये संथाल, कहाँ रहता है संथाल, कहाँ पाया जाता है? झारखंड। संथाल हो गया, फिर आपका गोंड हो गया, ये सब जो जनजाति है वो आपका क्या करता था, तो एक स्थान पे रह के ही कृषि करता था। और एक बहुत विशेष बात क्या है कि जो ब्रिटिश कंपनी था वो इस प्रकार के जनजाति को सभ्य मानता था। क्यों सभ्य मानता था, उसके पीछे का कारण था। अब एक बात बताइए, कंपनी को क्या चाहिए, लगान चाहिए, और लगान वो किससे लेगा, जो एक जगह रहेगा उसी से लेगा। तो ये लोग एक जगह रह करके खेती करता था, जिससे कंपनी को क्या मिलता, राजस्व मिलता, नजराना मिलता, राजस्व मिलता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जो घुमक्कर के तरह खेती कर रहा है, घूमते रह रहा है, झुमका खेती, कभी यहाँ है कभी वहाँ है कभी वहाँ है, क्या उससे कंपनी को लगान मिल पाता, क्या नहीं मिल पाता। इसलिए कंपनी चाहता था कि जितना भी जनजाति भारत में है सब का सब क्या करे, एक स्थान पे रह करके खेती करे। उसके लिए उसने आगे जाकर प्रयास भी किया, हालांकि वो विफल हो गया प्रयास, लेकिन उसने प्रयास भी किया। तो यहाँ तक में समझने में किसी को कोई दिक्कत? बढ़िया से इसको फिर से समझिएगा, क्योंकि आपको जो प्रश्न मिलेगा तो एक प्रश्न का उत्तर आपका यहीं से हो जाएगा। क्या प्रश्न रहेगा, तो प्रश्न तो हम आपको बताएं कि औपनिवेशिक काल में जनजाति किस प्रकार से रहते थे। अच्छा, क्वेश्चन को अगर फंसाना होगा तो ऐसे पूछ देगा कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान या 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जनजाति किस तरह से अपना जीवन को व्यतीत करते थे, और जब भारत में उपनिवेश या फिर औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हुआ तो जनजाति के जीवन में किस प्रकार से भिन्नता आई या उनके जीवन पे क्या परिणाम पड़ा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मेरा इसी से हो जाएगा। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको जनजाति के बारे में लिखना है कि जनजाति कौन है।
तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा जनजाति का वह समुदाय है जिसका स्वयं का रीति रिवाज होता है। जनजाति वह समुदाय है जिसका स्वयं का रीति रिवाज होता है और ये ब्राह्मणों द्वारा स्थापित रीति रिवाज को मानता नहीं। बात समझ में आया? जनजाति वह समुदाय है जिसका स्वयं का रीति रिवाज होता था और ये ब्राह्मणों द्वारा स्थापित रीति रिवाज को मानता नहीं था। ठीक है यहाँ तक में? अब औपनिवेशिक काल में जनजाति का जीवन किस तरीके से था, किस तरीके से वो लोग रहता था, तो किस प्रकार से रहता था? तो पहला लिखिएगा कुछ जनजाति झूम का खेती करता था। दूसरा लिखिएगा कुछ जनजाति शिकार एवं संग्राहक थे। कुछ जनजाति जानवर पालते थे। कुछ जनजाति एक स्थान पर कृषि करते थे। अब एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। तो कुछ जनजाति झूम का खेती करते थे। इसमें लिखिएगा झूम का खेती उस खेती को कहा जाता था जिसमें पेड़ को काट करके जला दिया जाता था और उससे मिट्टी का उर्वरता शक्ति बढ़ जाता था और उसके ऊपर में फिर कृषि किया जाता था। किंतु साल 2 साल में जब उसका उर्वरता शक्ति खत्म हो जाता था तो वही फिर दूसरे जंगल का तलाश करता था, फिर वहाँ जा करके खेती करता था। इस प्रकार का खेती नागा और भील जैसे जनजातियों के द्वारा किया जाता था। क्लियर है यहाँ तक में? फिर देखिए दूसरा क्या है, शिकार एवं खाद्य संग्राहक थे। तो इसमें क्या लिखिएगा, कुछ जनजाति शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक थे, मतलब मार मार के रखता था सबको, समय आने पे उसको खाता था, नहीं मिल पाता था। तो क्या लिखना है इसमें, कुछ जनजाति जंगलों में जाकर के शिकार करते थे और मारे गए पशुओं का वो क्या करते थे, संग्रहक करते थे। बात समझ में आया? और ये जनजाति स्थानीय बुनकर और चमड़ा उत्पादक इन पर क्या होते थे, चमड़ा के लिए निर्भर होते थे, जंगल के लकड़ियों के लिए निर्भर होते थे। इसका उदाहरण आपको लिख देना है। उदाहरण के लिए खोंड और आपका डोगारिया जनजाति इसी का उदाहरण है। तीसरा लिखिएगा कि कुछ जनजाति जानवर को पालते थे। इसमें लिखिएगा कई जनजाति के ऐसे भी समुदाय थे जो जानवरों को पालते थे, जैसे पंजाब का वन गुज्जर हो गया, ये भी लबाड़िया गुज्जर हो गया, लबाड़िया हो गया, बेगा हो गया। फिर कश्मीर का आपका बकरवाल हो गया। फिर आपका कच्छ का गद्दी हो गया, गद्दी समुदाय के लोग। ये सब क्या करता था, तो जानवर पालता था। तो क्या क्या जानवर पालता था, तो गाय भैंस बकरी ये सबको पाल करके वो अपना गुजारा करता था। बात समझ में आया? अब आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा कि गाय भैंस बकरी को पाल के गुजारा कैसे हो सकता है। तो गाय को पाल के दूध हो जाएगा, फिर आपका उससे गोबर हो जाएगा, बकरी से मीट हो जाएगा। बकरी पालता है कोई दूध के लिए थोड़े पालता है, तो मीठे के लिए ना पालता है उसको। उसी प्रकार से एक स्थान पर कृषि करते थे। तो वहीं कुछ जनजाति ऐसा भी था जो एक स्थान पर कृषि करता था। इसका बेस्ट उदाहरण कौन है, तो संथाल और गोंड। जो ब्रिटिश अफसर होते थे वो इन्हीं को एकदम सभ्य जनजाति मानता था और ये ब्रिटिश अफसर चाहते थे कि सब जनजाति इसी के तरह एक स्थान पर रह करके क्या करे, कृषि करे। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? लिखिए, जनजाति में डैश दे करके लिखिए, जनजाति उस समुदाय, जनजाति वह समुदाय है, जनजाति वह समुदाय है जिसका अपना रीति रिवाज होता है, जिसका अपना रीति रिवाज होता है और ये ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज को मानते नहीं हैं। और ये ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज को मानते नहीं हैं। और ये ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज को मानते नहीं हैं। रीति रिवाज को मानते नहीं हैं। चलिए हेडिंग दीजिए, जनजाति किस तरह रहते थे। इसमें पहला लिखिएगा कुछ जनजाति झूम का खेती करते थे। इसमें डैश दे करके लिखिए, कुछ जनजाति झूम का खेती करते थे। कुछ जनजाति झूम का खेती करते थे। इस प्रकार के खेती में सर्वप्रथम, इस प्रकार का खेती में सर्वप्रथम, इस प्रकार का खेती में सर्वप्रथम, इस प्रकार का खेती में सर्वप्रथम
पेड़ों को काट कर जला दिया जाता था, पेड़ों को काट कर जला दिया जाता था। इस प्रकार का खेती में सर्वप्रथम पेड़ों को काट कर जला दिया जाता था, पेड़ों को काट कर जला दिया जाता था। एवं उसके राख को मिट्टी में मिलाकर खेती किया जाता था, एवं उसके राख को मिट्टी में मिलाकर खेती किया जाता था, एवं उसके राख को मिट्टी में मिलाकर खेती किया जाता था। इस प्रकार का कृषि किया जाता था। इस प्रकार का कृषि नागा एवं भील जैसे जनजातियों में प्रचलित था। इस प्रकार का कृषि नागा एवं भील जैसे जनजातियों में प्रसिद्ध था, नागा एवं भील जैसे जनजातियों में प्रसिद्ध था। अगला लिखिए 2 नंबर, कुछ जनजाति शिकार एवं संग्राहक थे। इसमें डैश दे करके लिखिए, वहाँ लिखा हुआ है कुछ जनजाति शिकार एवं संग्राहक थे, शिकारी होगा। इसमें डैश दे करके लिखिए, तो वहीं कई ऐसे जनजाति थे, तो वहीं कई ऐसे जनजाति थे जो अपने जीवन यापन के लिए, तो वहीं कई ऐसे जनजाति थे जो अपने जीवन यापन के लिए शिकार करते थे, शिकार एवं खाद्य संग्रह करते थे, शिकार एवं खाद्य संग्रह करते थे, शिकार एवं खाद्य संग्रह करते थे। स्थानीय बुनकरों एवं चमड़ा उत्पादकों को भी, स्थानीय बुनकरों एवं चमड़ा उत्पादकों को भी, स्थानीय बुनकरों एवं चमड़ा उत्पादकों को भी इन पर निर्भर रहना होता था, इन पर निर्भर रहना होता था। खोंड, डोगारिया, खोंड डोगारिया जैसे जनजाति, खोंड डोगारिया जैसे जनजाति इसी प्रकार का उदाहरण है, इसी प्रकार का उदाहरण है। अगला लिखिए, कुछ जनजाति जानवर पालते थे। इसमें डैश दे करके लिखिए। अगला लिखिए, कुछ जनजाति जानवर पालते थे। इसमें लिखिए, कई ऐसे जनजाति समूह थे, कई ऐसे जनजाति समूह, कई ऐसे जनजाति समूह। तीसरा लिखिए, कई ऐसे जनजाति समूह जैसे वन गुज्जर, लवारिया, बेगा, बकरवाल, गद्दी, बकरवाल, गद्दी, बकरवाल, गद्दी, गाय भैंस बकरी जैसे पशुओं, गाय भैंस बकरी जैसे मवेशियों को पालते थे, गाय भैंस
बकरी जैसे मवेशियों को पालते थे। मवेशी समझते हैं ना? अच्छा एक बात बताइए कि जितना हम यहाँ पे लिखे हैं इसमें से कौन सा बकरी को प्रमुख रूप से पालता होगा, बताइए तो। हाँ, बकरवाल। बकरवाल का प्रमुख कौन था? तो बकरी था। हाँ। चलिए हो गया। अगला लिखिए, एक कुछ जनजाति एक स्थान पर कृषि करते थे। इसमें डैश दे करके लिखिए, कुछ जनजाति एक स्थान पर कृषि करते थे। कुछ जनजाति एक स्थान पर कृषि करते थे, इसमें डैश दे करके लिखिए, कई ऐसे जनजातियों के भी समूह थे। कई ऐसे जनजाति के समूह थे। कई ऐसे जनजाति के समूह थे। कई ऐसे जनजाति के समूह थे जो एक ही स्थान पर रहकर एक ही स्थान पर रहकर कृषि करते थे। उदाहरण के लिए, अब लिखिए, अब नहीं हिलेगा। उदाहरण के लिए, हिल रहा है वेंज। उदाहरण के लिए संथाल एवं गोंड इसी प्रकार का कृषि प्रचलित था। उदाहरण के लिए संथाल एवं गोंड में इसी प्रकार का कृषि प्रचलित था। ब्रिटिश अफसर इन्हें सभ्य मानते थे। ब्रिटिश अफसर इन्हें सभ्य मानते थे। अगला हेडिंग दीजिए, औपनिवेशिक सत्ता से जनजातीय के जीवन में आया परिवर्तन। चलिए समझा जाए। देखिए, औपनिवेशिक सत्ता से जनजाति के जीवन यापन में क्या क्या परिवर्तन आया, तो उसको समझिएगा। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं मुखिया का स्थिति। अब ये मुखिया क्या था, इसको समझिएगा। जो जनजाति समूह में जो शक्तिशाली होता था उसी को अक्सर मुखिया माना जाता था, और इस मुखिया के पास अपना पुलिस होता था, अपना वन नियम होता था। आप इसके शक्ति का तुलना कर सकते हैं कि जो जनजाति समुदाय में सबसे शक्तिशाली होता था, जिसका प्रभुत्व ज़्यादा रहता था, उसको अक्सर मुखिया मान लिया जाता था। और इस मुखिया का अपना पुलिस होता था समुदाय में ही, और इसके साथ साथ ये अपना वन नियम को लगाता था जंगल में। और एक विशेष बात कि जब औपनिवेशिक सत्ता भारत में आ गया, उसके बाद इस मुखिया का स्थिति जो है वो सारा शक्ति इसका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सारा शक्ति अब कौन ले लिया, कंपनी ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिया, अंग्रेज ले लिया। और इसको मात्र केवल शासकीय सत्ता प्राप्त था कि आप केवल वहाँ पे सत्ता करिए, लेकिन सारा निर्णय अब कौन लेने लगा, तो कंपनी लेने लगा, अंग्रेज लेने लगा। और इनको अब नजराना भी देने पड़ना, नजराना, इनको अब नजराना भी देना, ज़बरदस्ती लिया जाने लगा इन लोगों से नजराना। तो इसको याद रखना है।
तो क्या लिखेंगे हम लोग मुखिया का स्थिति में? औपनिवेशिक काल के पूर्व मुखिया का स्थिति काफ़ी सुदृढ़ था। औपनिवेशिक काल के पूर्व या औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना से पूर्व मुखिया का स्थिति काफ़ी सुदृढ़ था। उनका अपना पुलिस होता था और उनका अपना नियम कानून होता था। किंतु जब औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हो गया तो अंग्रेजों ने उनका शक्ति को समाप्त कर दिया और वो केवल और केवल शासकीय शासक के रूप में शासन करने लगा। उनको अंग्रेजों को क्या देना पड़ने लगा? तो नजराना भी देने पड़ना। बात समझ में आया? उसके बाद है घुमंतु कृषकों का स्थिति। तो देखिए, अंग्रेज अगर सबसे ज़्यादा किसी से परेशान था तो इसी से परेशान था, घुमंतु कृषक से। ये क्या करता था, एक जगह ज़्यादा दिन टिकता नहीं था, दूसरी जगह चले जाता था, तो इससे राजस्व वसूलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आता था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनको रहने के लिए जगह दिया। आपको क्लास 12th में हमने पढ़ाया होगा दामिन ए को, याद है? तो इनको रहने के लिए क्या दिया? जगह दिया कि आप यहीं रहिए, यहीं रह करके आप कृषि करिए। लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, ये फिर भी घूमना स्टार्ट ही रखा। बात समझ में आया? क्योंकि इसका प्रवृत्ति भी उसी प्रकार का था, तो घूमना ही पड़ा इसको। व्यापार की स्थिति तो देखिए, 19वीं शताब्दी में यूरोप के बाजार में रेशम का बहुत ज़्यादा मांग था। रेशम का कपड़ा समझते हैं ना, सिल्क। तो रेशम का बहुत ज़्यादा वहाँ मांग था, जिस कारण से, और रेशम ज़्यादातर आपका बिहार झारखंड के क्षेत्र, बिहार झारखंड बंगाल इसी क्षेत्र में ज़्यादा उपजाया जाता है। तो वहाँ से व्यापारी लोग आता था और एक एजेंट के द्वारा, एजेंट समझते हैं, बिचौलिया जिसको बोलते हैं, एक बिचौलिया को भेज देता था उसके जंगल में, और जनजातियों के द्वारा में उपजाया जाता था रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा होता है, उसको कुफन बना करके वो निकालता है उससे, तो उससे वो खरीदता था लगभग 1000 गो कफून, क्या बोलता है उसको, कुफन, रेशम का कीड़ा ही बोल रहे हैं हम। 1000 रेशम को कीड़ा खरीदता था वो मात्र 3 से 4 रुपया में, मात्र 3-4 रुपया में वो खरीदता था उससे। और यही बिचौलिया आगे जा कर के इसको 15 से 20 रुपया में जा कर के बेचता था अगला व्यापारी को। यहाँ से ये उठाया 3-4 रुपया में 1000 गो वकुम, मतलब रेशम का कीड़ा, और उसको उठाने के बाद ये व्यापारी को जा कर के बेचता था 15 से 20 रुपया में। तो नुकसान किसको है? जनजाति को। फायदा किसको है? बिचौलिया को। तो एक कारण ये भी है विद्रोह होने का, जनजाति आदिवासी विद्रोह होने का, तो आप वो सब लिख सकते हैं। तो बात समझ में आया? अगला है वन एवं इसका नियंत्रण। जैसे अंग्रेज आया, देखता है कि देखिए, जंगल आप उपयोगी समझते हैं या अनुपयोगी समझते हैं? आप जंगल को उपयोगी है, वहाँ पे बहुत सारा लकड़ी हमको मिल सकता है। और आपको पता है यूरोप में जितना घर बनता है वो ज़्यादातर किससे बनता है? लकड़ी का ही बनता है वहाँ पे घर। यूरोप अमेरिका जितना ठंडा प्रदेश है वहाँ पे ज़्यादातर घर किससे बनता है? लकड़ी का ही बनता है। तो भारत से काफ़ी ज़्यादा ये लोग लकड़ी को निर्यात करने लगा, मतलब ले जाने लगा भारत से। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, अब वन में लकड़ी काटना, इसके साथ साथ फल फूल का उपयोग करना, इसके साथ साथ झूम का खेती करना, इस सबको क्या कर दिया? मना कर दिया। इसके साथ साथ कुछ वन को इसने अनारक्षित भी कर दिया, मतलब रिजर्व कर दिया कि आप वहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम इमारती लकड़ी था इमारती लकड़ी था, तो अंग्रेज को फायदा होता उससे, इसलिए वो क्या किया, अनारक्षित कर दिया कुछ वन को। बात समझे? अब उस जंगल में जो लोग रह रहा था, जो वहाँ झूम का खेती करता था, उसका तो खाने का लाला पड़ गया होगा, तो वो सब जंगल से भाग भाग के दूसरे जगह जाने लगा। अब जैसे दूसरे जगह जाने लगा तो जंगल क्या होने लगा? खाली होने लगा। अब इससे नुकसान अंग्रेजों को हो गया। अंग्रेज सोचा कि बंद करवा देंगे तो कुछ और काम करेगा, ये अस्थायी कृषि कर लेगा, लेकिन ये सब जगह छोड़ करके जाने लगा। इससे नुकसान जो होने लगा वो अंग्रेजों को नुकसान होने लगा। कैसे नुकसान हुआ इसको समझिए। जब अंग्रेज ने रेल लाइन बिछाना शुरू किया तो रेल लाइन में एक स्लीपर्स आता है। स्लीपर्स समझते हैं? नहीं, रेल का पटरी देखें दूठो, उसके नीचे जो रहता है, अभी तो सीमेंट का रहता है ना, चौड़ा चौड़ा इतना वाइट कलर का देखते होंगे, हर एक पट्टा लगा रहता है इतना इतना दूरी पे, जिस पे चलते होंगे आप लोग, तो एक एक करके चलते होंगे। और कभी कभी हाथ पैर रखा जाता होगा उस पे, गोबर पे पीला गोबर पे। तो उस स्लीपर का पहले, अब ना सीमेंट बल्लू का होने लगा, पहले किसका होता था? लकड़ी का होता था। अब भी आप पुराना स्टेशन चले जाइए तो आपको लकड़ी ही दिखेगा।
तो लकड़ी का उपयोग उससे होता था। अब बताइए, अंग्रेज खुद तो बिछाएगा नहीं वो, और ना ही वो बुलाएगा इंग्लैंड से कि आओ मजदूर सब वहाँ से, वहाँ मजदूर का तो कमी है इंग्लैंड में, तो वहाँ से तो बुला नहीं सकता है ये कि बिछाने के लिए, तो उसको मजदूर कहाँ से मिलेगा? जंगल से ही मिलेगा। और जंगल में सस्ता मजदूर किसको वो खोजेगा? आदिवासी को खोजेगा। आदिवासी हट्टा कट्टा रहता है, एकदम ताकतवर रहता है, सस्ता में भी मिल जाएगा। लेकिन जब ये वन कानून को लाया और वन में उसने कई सारा प्रतिबंध लगा दिया, तो आदिवासी तुम्हारे छोड़ छोड़ के जाने लगा। तो इससे नुकसान किसको होने लगा? अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज बिछा रहा था रेल लाइन, और रेल लाइन में वो लकड़ी का जो पट्टा बिछाना पड़ता है, स्लीपर जिसको बोलते हैं, अब बिछाएगा कौन उसको? अंग्रेज खुद तो बिछाएगा नहीं, उससे तो एक लोटा उठाया नहीं जाता है, तो उतना भारी क्या उठाएगा? तो इसलिए फिर से अंग्रेज ने क्या किया कि उसको सारा क्षेत्र फिर नहीं दिया, हल्का हल्का सभी क्षेत्र में जो वन विभाग था वो वन गांव बसाना शुरू किया। वन गांव याद रहे, और इसी में उसको फिर बसाया। लेकिन वही है, कम कीमत पे खटवाता था, और ये सब का कारण आगे जा कर के क्या बन जाता है? जनजाति विद्रोह बन जाता है, जो कि कई सारा विद्रोह है। आप सब में इसको लिख सकते हैं, चाहे वो संथाल विद्रोह में हो, चाहे वो कोल विद्रोह में हो, चाहे वो मुंडा विद्रोह में हो, सब में हम इसको, चाहे वो भील विद्रोह में हो, सब में हम इसका कारण इसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट लिख लीजिए। मुखिया का स्थिति में लिखिएगा, औपनिवेशिक सत्ता के पूर्व, औपनिवेशिक सत्ता के पूर्व औपनिवेशिक सत्ता के पूर्व जनजातियों के मुखिया का स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होता था, काफ़ी शक्तिशाली होता था। अंग्रेजों का क्या लिखा है? औपनिवेशिक सत्ता के पूर्व जनजातियों का मुखिया का स्थिति काफ़ी शक्तिशाली होता था। उनके पास अपना पुलिस होता था, उनके पास अपना पुलिस एवं नियम कानून होते थे, उनके पास अपना पुलिस एवं नियम कानून होते थे, उनके पास अपना पुलिस एवं नियम कानून होते थे। किंतु जब औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हुआ, किंतु जब औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हुआ, किंतु जब औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हुआ, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फिर देते हैं प्रसाद, आ रहे हैं, रुकिए। तो परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मुखिया से उसका शक्ति, अंग्रेजों ने मुखिया से उसका शक्ति छीन लिया, मुखिया से उसका शक्ति छीन लिया। उन्हें नाम मात्र का शासकीय शासक समझा जाने लगा, उन्हें नाम मात्र का, लिखिए, शासकीय शासक समझा जाने लगा। तथा अंग्रेजों को नजराना एवं लगान भी देना, तथा उन्हें अंग्रेजों को नजराना एवं लगान भी देना पड़ता था। नजराना एवं लगान भी देना पड़ता था। चलिए अगला लिखिए। घुमंतु कृषकों की स्थिति, घुमंतु कृषकों की स्थिति, इसमें लिखिए, घुमंतु किसानों से अंग्रेज बहुत परेशान थे। घुमंतु किसान से अंग्रेज बहुत परेशान थे। उन्होंने कई प्रयास किया कि उन्होंने
कई प्रयास किया कि वे एक स्थान पे बस जाएं, एक स्थान पर बस जाएं। इसके लिए उन्होंने, हाँ, एक जगह पर बस जाएं, इसके लिए उन्होंने सभी व्यक्तियों में जमीन का हिस्सा भी किया, जमीन का हिस्सा भी किया। एक और भूस्वामियों को जमीन मिला, भूस्वामियों को जमीन मिला, तो वहीं दूसरी ओर पट्टियों पर, भूस्वामी मतलब कि उसका भूमि हो गया, और पट्टियों मतलब जो भाड़ा पे लेकर के ने, क्या बोलता है इसको गांव में, है बट्टा। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, तीसरा, व्यापार की स्थिति। इसमें लिखिए 19वीं शताब्दी में यूरोप के बाजार में भारतीय रेशम का मांग बढ़ गया। 19वीं शताब्दी में यूरोप के बाजार में भारतीय रेशम का मांग बढ़ गया, जिससे कई व्यापारी बिचौलियों की सहायता से, जनजातियों द्वारा उपजाए गए रेशम के कीड़े को खरीदते थे, रेशम खरीदते थे। जनजातियों से हजार रेशम के कीड़ों के बदले 3 से 4 रुपए ही दिया जाता था, 3 से 4 रुपए में ही दिया जाता था। और उसे बिचौलियों द्वारा व्यापारी को 5 गुने अधिक मूल्य पर बेचा जाता था, और उसे बिचौलियों द्वारा व्यापारियों को 5 गुना अधिक मूल्य पर बेचा जाता था। इससे जनजाति को काफी नुकसान होता था। अगला लिखिए, वन एवं इसका नियंत्रण। इसमें डैश दे करके लिखिए, अंग्रेजों ने वनों से लकड़ी काटना, वनों के संसाधनों का उपयोग करना इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया था। और कई ऐसे वन
और कई ऐसे वन जहाँ से इमारती लकड़ी प्राप्त होते थे उसे आरक्षित घोषित कर दिया था। 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 हो गया। इससे कई जनजाति ने जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना शुरू कर दिया। इससे कई जनजातियों ने जंगल छोड़ दूसरे स्थान पर बसना शुरू कर दिया। दूसरे स्थान पर बसना शुरू कर दिया। इससे एक नुकसान अंग्रेजों को भी हुआ। इससे एक नुकसान अंग्रेजों को भी हुआ। इससे एक नुकसान अंग्रेजों को भी हुआ कि जब रेलवे का स्लीपर जब रेलवे का स्लीपर बिछाने के लिए मजदूर का कमी होने लगा तो वन विभाग ने कई वन गांव स्थापित किए। तो वन विभाग ने कई वन गांव स्थापित किए। वन विभाग ने कई वन गांव स्थापित किए जिससे उन्हें सस्ते कीमत पर मजदूर मिल सके। आज का क्वेश्चन आपको मिल गया। लिख लीजिए पहले क्वेश्चन सब, इसको आज करके लाइएगा। कल हम लोग बिरसा मुंडा कर लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, 19वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान, पहला क्वेश्चन लिखिए, 19वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान, 19वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में उपस्थित जनजाति समूह, भारत में उपस्थित जनजाति समूह का जीवन का स्तर, जनजाति समूह का जीवन का स्तर कैसा था? जीवन का स्तर कैसा था एवं औपनिवेशिक सत्ता स्थापित होने के फलस्वरूप क्या हुआ? लिखिए, फलस्वरूप जनजातियों एवं आदिवासियों, मतलब एक ही हुआ ये दोनों, जनजातियों या आदिवासियों के जीवन स्तर में किस प्रकार से बदलाव आया वर्णन कीजिए। किस प्रकार से बदलाव आया वर्णन कीजिए। ये प्रश्न अगर आप लिख लीजिएगा, अगर आ गया एग्जाम में, तो आपको 38 नंबर मिलेगा ये टोटल। और इसमें स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा। तो घर में कोशिश करना है मैथ का कॉपी में बनाने का, रूलिंग में मत लिखिएगा, मैथ का साफ वाला पन्ना में। अगर ज़्यादा बेटर रहे तो आपका A4 साइज में और बेस्ट रहेगा। और अच्छा, यहाँ पे दिक्कू लिखा हुआ है। दिक्कू मतलब समझते हैं आप लोग? जनजाति के क्षेत्र में जो बाहरी लोग आकर के बस जाता है ना, उसी को क्या कहा जाता है?
दिक्कू लोग कहा जाता है। जैसे हम ही लोग मान के चलिए, अगर हम लोग संथाल का एरिया में जाकर के बस जाएंगे तो हम लोग उसके लिए क्या कहलाएंगे? दिक्कू। और पता है वो दिक्कू को क्या बोलता है? रावण। इसको पढ़ेंगे हम लोग, बिरसा मुंडा में पढ़ेंगे। चलिए इतना कर लीजिएगा।